एक दिन एक बुजुर्ग आदमी काम की कुछ चीजें लेकर शहर की तरफ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी अपना रास्ता भटक जाता है और सीधे एक वीरान जंगल की तरफ चला जाता है जिसका रास्ता उसे मालूम ही नहीं था। चलते चलते रास्ते में कुछ खूंखार भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। शिकार देखते ही भेड़िए उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत पुराने महल के अंदर घुस जाता है। महल के अंदर उसे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महल के अंदर कोई और भी था जो उस पर नजर रख रहा था। वो बुजुर्ग आदमी महल के अंदर घूमते घूमते एक बगीचे की तरफ पहुंच जाता है जहां पर कुछ सफेद फूल खिले हुए थे। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे एक फूल तोड़ लेता है और तभी वहां पर एक दानव पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दानव उसे बताता है कि तुमने ये फूल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। सामने खड़ा आदमी हैरान होकर सिर्फ यही सोच रहा था, इतने पुराने महल में ये दानव आया कहां से? आखिर ये दानव कौन है और इतनी अच्छी तरीके से इंसानों की भाषा कैसे बोल रहा है? और इसी राज को जानने के लिए हमें टाइम के हिसाब से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस से होती है और इस पैलेस में एक जवान और खूबसूरत प्रिंस रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ शानदार महंगी चीजें और बड़े बड़े कमरे, हर चीज में अमीरी नजर आती थी। लेकिन प्रिंस की सबसे बड़ी खराबी उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका घमंड था। उसे अपनी खूबसूरती और अपनी हैसियत पर इतना नाज था कि उसे लगता था उससे ज्यादा खास इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। उसके पैलेस में अक्सर बड़ी बड़ी दावतें होती थीं, जहां खूबसूरत लड़कियां आती थीं। प्रिंस उनके साथ वक्त बिताता, मस्ती करता, लेकिन किसी के दिल की कद्र करने की उसकी आदत नहीं थी। उसे सिर्फ खूबसूरत चेहरा दिखता था, इंसान का दिल नहीं। एक रात उस पैलेस में एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी। चारों तरफ रोशनी थी, म्यूजिक बज रहा था और प्रिंस अपनी ही दुनिया में मस्त खोया हुआ था। उसी वक्त बाहर मौसम अचानक बदलने लगता है। आसमान पर बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक बहुत जोरदार तूफान आ जाता है। पैलेस के बाहर इस तूफान में एक बूढ़ी औरत रास्ता भटक जाती है। उसके पास न कोई जगह थी जहां वह रात बिता सके और न ही तूफान रुकने का कोई नाम ओ निशान था। आखिर में वह मदद की उम्मीद में प्रिंस के पैलेस के दरवाजे पर पहुंचती है। वह प्रिंस से सिर्फ इतना कहती है कि उसे एक रात के लिए पनाह दे दो। बदले में वह उसे एक गुलाब का फूल देने की बात करती है। लेकिन प्रिंस जब उस बूढ़ी औरत को देखता है तो उसका बिहेवियर एकदम बदल जाता है। उसे उस औरत की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता, उल्टा वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगता है कि इतनी खूबसूरत जगह पर इस तरह की बदसूरत शक्ल लेकर उसकी दावत में आने की हिम्मत कैसे हुई। बूढ़ी औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि किसी इंसान की असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके दिल में होती है। लेकिन प्रिंस उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। आखिर में उसका घमंड इतना बढ़ जाता है कि वह उस औरत का दिया हुआ गुलाब का फूल को भी ठुकरा देता है, क्योंकि वह बूढ़ी औरत असल में कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जादुई परी था। और उसी पल उस औरत का रूप धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो जाता है और देखते ही देखते वह एक खूबसूरत जादूगरनी के रूप में आ जाती है। प्रिंस को तब समझ आता है कि उसने किसे अपमानित किया था। वह जादूगरनी प्रिंस को एक आखिरी मौका देती है, लेकिन प्रिंस इतनी देर कर चुका था कि अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। जादूगरनी प्रिंस की बातों से नाराज होकर कहती है कि तुम्हें प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, तुम्हें सिर्फ घमंड भरा हुआ है, इसीलिए मैं इस पूरे शहर को जादू में बदल दूंगा। जादूगरनी उस पैलेस पर एक खतरनाक जादू कर देती है और उस जादू का असर सिर्फ प्रिंस पर नहीं पड़ता, पैलेस में मौजूद जो लोग उसके साथ रहते थे उन सबको भी जादू अपनी कब्जे में ले लेता है। एक एक करके इंसानों की जगह अजीब और गरीब चीजें बदलने लगती हैं। किसी का जिस्म घड़ी जैसा हो जाता है, कोई कैंडल स्टैंड में बदल जाता है, तो कोई कप और दूसरी चीज बन जाता है। प्रिंस खुद भी एक भयानक जानवर में बदल जाता है। लेकिन जादूगरनी उस जादू के साथ एक शर्त भी जोड़ देती है। उसके पास एक गुलाब होता है, उस फूल की पंखुड़ियां एक एक करके गिरती रहेंगी और जब उस फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाएगी तब प्रिंस के पास इंसान बनने का मौका खत्म हो जाएगा। लेकिन उस शाप को तभी तोड़ा जा सकता था जब प्रिंस किसी से सच्चा प्यार करेगा और सामने वाला इंसान भी उससे दिल से प्यार करे। समस्या सिर्फ इतनी थी कि प्रिंस ने जिंदगी में कभी किसी को दिल से प्यार किया ही नहीं था और अब उसके पास इस काम को पूरा करने के लिए बहुत कम वक्त बचा था। कुछ साल बीतते गए, दुनिया धीरे धीरे उस पैलेस को भूलने लगी। लोगों को याद भी नहीं रहा कि कभी उस जगह पर कोई प्रिंस रहता था। लेकिन उसी पैलेस से कुछ दूर एक गांव में एक ऐसी लड़की रहती थी जो बाकी लड़कियों से काफी अलग थी। उसका नाम था बेल। बेल को गांव की नॉर्मल जिंदगी से खुशी नहीं मिलती थी। उसे नई जगहों के बारे में जानना, किताबें पढ़ना और कहानियों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। जब बाकी लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते तब बेल किताबों में डूबी हुई नजर आती थी। और इसी गांव में एक लड़का भी था जिसे अपनी खूबसूरती और ताकत पर बहुत घमंड था। उसका नाम था गैस्टन और गैस्टन बेल को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन बेल को उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था। गैस्टन को लगता था कि उसकी खूबसूरती और हैसियत ही
जिंदगी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काफी है, लेकिन बेल के लिए चेहरे और दौलत से ज्यादा मायने रखता था इंसान का दिल। और शायद यही वह चीज थी जिसकी तलाश उस जानवर के पैलेस में बहुत सालों से हो रही थी। लेकिन किस्मत ने बेल को उस पैलेस तक पहुंचाने का रास्ता पहले ही तैयार कर दिया था। अब बेल के बारे में इतना जानने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन बेल के फादर को कुछ काम से दूसरे शहर जाना था। वहां पर उन्हें कुछ सामान लेना था और इसीलिए वह घोड़े पर सवार होकर गांव से निकल पड़ते हैं। शुरू में रास्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक जंगल आ जाता है। जंगल के एक हिस्से में रास्ता आगे से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें एक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ना पड़ता है। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि ये रास्ता उन्हें कहाँ लेकर जाएगा। जब वह जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। बेल के फादर पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भेड़िए उनका पीछा कर रहे थे। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वह एक पल भी रुके तो भेड़िए उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए घोड़े को तेज भगाने लगता है। भेड़िए उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वह जंगल के अंदर से निकलने की कोशिश करते रहते हैं। भागते भागते उन्हें दूर एक पैलेस नजर आता है। पैलेस इतना बड़ा और अजीब था कि बेल के फादर को कुछ भी समझ नहीं आता कि इतने घने जंगल के बीच इस तरह का पैलेस आखिर किसका हो सकता है। लेकिन उस वक्त उनके पास सोचने का वक्त ही नहीं था। भेड़िए अब भी उनके पीछे थे, इसलिए वह घोड़े को लेकर सीधे उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई आदमी दिखता है, ना ही कोई नौकर। लेकिन पैलेस को देखकर एक बात साफ थी, ये जगह बिल्कुल खाली नहीं था। महल के अंदर कैंडल जल रहे थे और टेबल पर खाना सजा हुआ था। पूरे पैलेस में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही किसी ने सब कुछ तैयार किया हो। बेल के फादर को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए सामने रखे खाने को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर एक कप पर पड़ती है और ये कोई आम कप नहीं था। वह कप खुद उनसे बात करने लगता है। बेल के फादर एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये पैलेस किसी भूत प्रेत का है और वह चीजें उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उस डर के बजाय वह अपने आप को हिम्मत देते हैं और कहते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहने के बाद वह पैलेस से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जब वह बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें पैलेस के पीछे एक सुंदर सा गार्डन दिखाई देता है। गार्डन में हर तरफ फूल ही फूल लगे हुए थे। बेल के फादर को तभी अपनी बेटी बेल की याद आती है। उन्हें पता था कि बेल को फूल बहुत पसंद है, इसलिए वह सोचते हैं कि अगर मैं उसके लिए एक फूल ले जाऊंगा तो वह खुश हो जाएगी। और वह गार्डन से एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह फूल तोड़ता है, उसी वक्त उनके सामने एक खतरनाक जानवर जैसा आदमी आ खड़ा होता है। ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, ये वही बीस्ट था जो कभी एक इंसान मतलब प्रिंस हुआ करता था। और उस बीस्ट को अपने गार्डन से कोई दूसरा आदमी फूल तोड़े ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह गुस्से में बेल के फादर को पकड़ लेता है और उसे अपना कैदी बना लेता है। बेल के फादर बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने फूल किसी बुरी नीयत से नहीं तोड़ा था, लेकिन बीस्ट उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसके लिए फूल तोड़ना एक गलती नहीं बल्कि चोरी थी। अब बेल के फादर के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता और इधर गांव में बेल अपने फादर का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो जाती है, लेकिन उसका फादर वापस नहीं आता। तभी अचानक उसका घोड़ा अकेले ही गांव में वापस आता है। बेल घोड़े को अकेला देखकर तभी समझ जाती है कि जरूर कुछ गलत हुआ है। वह घोड़े के पास जाती है और इधर उधर देखती है। घोड़े के शरीर में कुछ घाव के निशान बने हुए थे। बेल बिल्कुल भी देर नहीं करती, वह घोड़े पर सवार होकर अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ती है। घोड़ा धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना शुरू करता है जिस तरफ से वह पहले बेल के फादर को लेकर गया था। कुछ देर के बाद बेल उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां उसके पिता रास्ता भटक चुके थे। वह जंगल पार करती है और उसी पैलेस के सामने पहुंच जाती है। बेल जब पैलेस को देखती है तो उसे एक पल के लिए भी अंदाजा नहीं होता कि इस जगह के अंदर उसका फादर किस हालत में होगा। वह अंदर चली जाती है। पैलेस में फिर से वही अजीब खामोशी थी। बेल अपने फादर को आवाज देती है, पापा आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह दोबारा आवाज लगाती है, फिर भी कोई सामने नहीं आता। लेकिन इस बार बेल को पैलेस के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन आवाजों का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसका फादर कैद करके रखा गया था। अपने फादर को उस हालत में देखकर बेल एकदम घबरा जाती है। बेल पूछती है, आपको इस जगह पर किसने कैद किया? उसका फादर उससे कहता है कि ये पैलेस जितना खामोश दिखता है असल में इतना खाली नहीं है। इस पैलेस में एक बीस्ट रहता है और उसने सिर्फ एक फूल तोड़ने की वजह से कैद किया है। बेल के फादर अपनी बेटी से कहते हैं, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बेल अपने फादर को इस तरह छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह कहती है, मैं आपको यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी पैलेस के अंदर से बीस्ट की आवाज आता है। बेल पहली बार उस जानवर को अपनी आंखों से देखती है। उसका रूप देखकर बेल डर जरूर जाती है, लेकिन वह अपना डर छुपाने की कोशिश करती है। बेल बीस्ट से कहती है कि मेरे फादर को छोड़ दो, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं
नहीं किया। फूल उन्होंने मेरे लिए तोड़ा था, लेकिन बीस्ट के लिए उस वक्त सिर्फ एक बात मायने रखती थी। उसके पैलेस से कोई चीज उसकी इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकता। बेल अपने फादर के बदले खुद कैद होने की बात करती है। बीस्ट पहले उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, फिर वह दरवाजा खोल देता है। बेल अपने फादर के पास जाती है, उन्हें गले लगाती है और किसी भी तरह उन्हें बाहर भेजने की कोशिश करती है। आखिर में बेल अपने फादर को पैलेस से बाहर कर देती है और इस तरह जिस जगह पर बेल के फादर कैद थे, उसी जगह पर अब बेल खुद कैद हो चुका था। बेल के फादर अपनी बेटी को छोड़कर बाहर चला जाता है। उस महल के अंदर बेल एकदम अकेली थी। उसे ये तक पता नहीं था कि यह पैलेस जादुई है, लेकिन उसके कैद होने के कुछ ही देर बाद पैलेस में एक अजीब सी हरकत शुरू हो जाती है। एक घड़ी, एक कैंडल स्टैंड और पैलेस की कुछ दूसरी चीजें बेल के सामने आती हैं। पहले बेल को लगता है कि ये सब भी कोई जादू से चलने वाली चीजें होंगी, लेकिन असल राज इससे भी काफी बड़ा था। ये सब चीजें कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि इनमें जिंदगी बसी हुई थी और शाप की वजह से उनका रूप बदल गया था। घड़ी और कैंडल स्टैंड बेल के पास आकर उससे बात करते हैं। वह बेल को डराने की बजाय उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसे यहाँ एक अलग कमरा दिया जाएगा जहां वह आराम से रह सकती है। बेल धीरे धीरे उनकी बात सुनने लगती है। उन चीजों को अंदाजा हो गया था कि शायद बेल ही वह लड़की हो सकती है जिसके आने से उनका इस शाप का अंत हो सकता है। लेकिन बीस्ट को जब इस बात का पता चलता है कि उसके साथी बेल को आराम से रख रहे हैं, तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। वह घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है, लेकिन उसके साथी भी इस बार पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्हें पता था कि उनका शाप तभी खत्म होगा जब बीस्ट अपने दिल को बदलेगा। इसीलिए वह बीस्ट को समझाते हैं कि अगर उसे बेल से प्यार का इजहार करना है तो सबसे पहले उसे बेल के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। बीस्ट को यह बात एकदम पसंद नहीं आती। उसके दिल में अब भी अपना घमंड बचा हुआ था। तब भी उसके साथी उसे हर तरफ से समझाने लगते हैं कि बेल को अपना दुश्मन समझने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे उस लड़की के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। लेकिन बीस्ट के लिए यह काम इतना आसान नहीं था। आखिर वह किसी इंसान से पहली बार दिल से रिश्ता बनाने जा रहा था, लेकिन बीस्ट को अब भी ये बात पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि बेल उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। फिर भी उसके साथी हिम्मत नहीं हारे। उन्हें पता था कि उनकी पूरी जिंदगी अब उसी शाप के सहारे चल रही है और उन लोगों की उम्मीद सिर्फ बेल ही हो सकती है। इसलिए वह बीस्ट को कहते हैं, कम से कम एक बार उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाओ। बीस्ट इस बात पर गुस्से में आ जाता है। उसके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि जिस लड़की को उसने कैद किया है, उसी को वह खुद अपने साथ खाने के लिए बुलाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा समझाने के बाद बीस्ट आखिर में बेल के पास जाता है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बेल से कहता है, मेरे साथ खाना खाने आ जाओ। लेकिन बेल उसकी बात सुनकर उसी वक्त मना कर देता है। बेल उससे कहता है, पहले तुमने मेरे फादर को कैद किया, फिर मुझे यहाँ रोक लिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं? बीस्ट अपना गुस्सा काबू में रखने की कोशिश करता है, लेकिन बेल के इनकार कर देने से उसका गुस्सा फिर बढ़ जाता है। वह दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खाना ही होगा। बेल भी साफ कह देती है, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट इस बात से इतना खफा होता है कि वह कह देता है, ठीक है, फिर आज से तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन बेल के इस बिहेवियर को पैलेस की सारी जादुई चीजें दूर से देख रही थीं। उन लोगों को अब और भी पक्का यकीन हो जाता है कि बेल ही उन्हें इस शाप से बचा सकती है। उधर बीस्ट अपने कमरे में एकदम अकेला बैठा हुआ था। उसकी नजर उस जादुई गुलाब पर पड़ती है। फूल की कुछ पंखुड़ियां पहले ही गिर चुकी थीं। बीस्ट को अच्छी तरह पता था कि वक्त बहुत कम बचा है। अगर आखिरी पंखुड़ी गिर गई तो उसके बाद उसकी इंसान बनने की उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इधर बेल के फादर किसी तरह गांव वापस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह गांव के लोगों को पूरी बात बताते हैं कि उनकी बेटी एक खतरनाक बीस्ट के पैलेस में फंसी हुई है। लेकिन कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि बेल के फादर का दिमाग ठीक नहीं रहा और वह जंगल में किसी अजीब जगह पर जाकर कुछ भी देख आए हैं। लेकिन गैस्टन इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। बेल के फादर को उम्मीद थी कि गैस्टन शायद उनकी मदद करेगा, इसलिए गैस्टन उनसे कहता है, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ, मैं आपकी बेटी को बचाने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन गैस्टन की नीयत में कुछ और ही था। वह बेल के फादर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है और उसका एक साथी भी उसके साथ था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गैस्टन को कोई पैलेस नजर नहीं आता। वह गुस्से में बेल के फादर से कहता है कि आप हम लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ कोई बीस्ट नहीं है। बेल के फादर उसे बेल के बारे में भी कहते हैं कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसका जवाब साफ था, बेल कभी उससे शादी नहीं करेगी। ये बात गैस्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह बेल के फादर के हाथ पांव बांध देता है और उन्हें जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। उस जंगल में भेड़िए घूम रहे थे। गैस्टन को पक्का भरोसा था कि भेड़िए उनके पास आए तो उनका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त कहानी में एक और लड़की आती है। उसका नाम था एगाथा। गांव के लोगों ने उसे पहले ही गांव से बाहर कर दिया था, लेकिन उसका दिल इतना बुरा नहीं था कि वह किसी को मरने के लिए छोड़ दे। वह बेल के फादर को उस हालत में देखती है और उनकी रस्सियां खोल देती
देती है। इस तरह बेल के फादर की जान बच जाती है। उधर पैलेस में बेल अब भी कैद थी। उसका मन भी एकदम ठीक नहीं था। उसे अपने फादर की चिंता हो रही थी, लेकिन उस पैलेस में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में भी उसकी सोच और भी गहरी होती जा रही थी। एक दिन बेल पैलेस में घूमते घूमते उसी जादुई गुलाब के पास पहुंच जाता है। वह उस फूल को छूने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उसे देखकर घबरा जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही थी? अगर उस फूल को कुछ हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह बेल को वहां से जाने के लिए कह देता है। बेल को उस बात से बहुत बुरा लगता है। वह अपनी आंखों में आंसू लिए पैलेस से बाहर निकल जाती है। बेल घोड़े पर सवार होकर जंगल पार कर रही थी कि अचानक कुछ भेड़िए उसके सामने आ जाते हैं। एक भेड़िया आगे से रास्ता रोक रखा था और दूसरा पीछे से आ जाता है। देखते ही देखते बेल चारों तरफ से भेड़ियों के बीच घिर जाता है, लेकिन जैसे ही भेड़िए उस पर हमला करने वाले थे तभी पीछे से बीस्ट वहां पहुंच जाता है और भेड़ियों पर टूट पड़ता है। एक एक करके उन सबकी बैंड बजा देते हैं। कुछ भेड़िए भाग जाते हैं और कुछ को वह वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में बीस्ट खुद भी काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। बेल घोड़े पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी नजर बीस्ट पर पड़ती है तो वह देखती है कि बीस्ट जमीन पर गिर चुका है। उसका शरीर घायल था और वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। बेल के पास अब एक मौका था। वह चाहे तो वहां से भाग सकता था, लेकिन बीस्ट ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। इसलिए बेल उसे वहां छोड़कर जाने की बजाय उसके पास वापस आ जाता है। वह बीस्ट से कहती है, मैं तुम्हें उठाने में मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। बीस्ट बहुत मुश्किल से अपना पूरा जोर लगाता है और धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। बेल उसे घोड़े के पास लाती है और उसे घोड़े पर बैठा देती है। फिर बेल बीस्ट को लेकर उसी पैलेस में वापस आ जाती है। इधर पैलेस की जादुई चीजें बेल को वापस आता देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद उनकी किस्मत बदलने वाली है। बीस्ट की बात करने के तरीके में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। अब वह बेल से पहले जैसे गुस्से में बात नहीं करता। बेल भी उसे सिर्फ एक खतरनाक जानवर के रूप में नहीं देख रही थी। एक दिन बेल उसके घायल जख्मों पर पट्टी बांध रही थी। उस वक्त बेल एक कविता की लाइन पढ़ना शुरू करता है। बीस्ट अचानक उस कविता को आगे पूरा कर देता है। बेल को धीरे धीरे समझ आता है कि इस जानवर के अंदर सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान भी छुपा हुआ है जो किताबों और शायरी को समझता था। बेल उससे पूछती है कि तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? बीस्ट उसे बताता है कि उसने जिंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के बारे में उसका नजरिया बेल से काफी अलग था। बेल हंसकर कहती है कि उसे तो प्यार और रोमांटिक कहानियां बहुत पसंद हैं। इस बात पर बीस्ट उसका मजाक उड़ाने की बजाय सिर्फ इतना कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें जितनी किताबें चाहिए सब मिलेंगी। बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। दरवाजा खोलते ही बेल के सामने किताबों की एक बहुत बड़ी दुनिया नजर आती है। चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें थीं। बेल इस जगह को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि कुछ पल के लिए उसे याद ही नहीं रहता कि वह यहाँ कैदी है। गांव में उसे पढ़ने के लिए ठीक से किताब भी नहीं मिलती थी और यहाँ इतनी सारी किताबें थीं कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर बीस्ट के साथी दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें अब लगने लगा था कि बीस्ट और बेल के बीच कुछ तो बदल रहा है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। कभी साथ खाना खाते, कभी बातें करते और कभी किताबों के बारे में डिस्कस करते। बेल को अब बीस्ट के साथ डर नहीं लगता बल्कि उसे अपनापन महसूस होने लगता है और बीस्ट भी पहली बार किसी इंसान के साथ इतना वक्त बिता रहा था। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदलने लगती है जिसका असल नाम शायद उन दोनों को खुद पता नहीं था। फिर एक दिन बीस्ट बेल को एक अजीब किताब दिखाता है। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। उस किताब की मदद से वह किसी भी समय में जा सकते थे, चाहे वह पहले का वक्त हो या आगे आने वाला समय। बेल तभी अपनी माँ के बारे में सोचती है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक बार फिर से अपनी माँ को देख सके। बीस्ट उसे उस वक्त में ले जाता है जब बेल आखिरी बार अपनी माँ के साथ थी। बेल जब उस जगह पहुंचती है तो उसके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी माँ एक खतरनाक इन्फेक्शन से जूझ रही थी। बेल को तब पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके फादर से क्यों कहा था कि बेल को लेकर इस जगह से हमेशा के लिए चले जाओ। उसकी माँ को डर था कि ये इन्फेक्शन बेल तक भी पहुंच जाए। ये सच जानकर बेल के दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ के साथ असल में ये क्यों हुआ था। ये बात उसे इतने सालों तक पता ही नहीं था। बेल फिर अपनी पास्ट समय से वापस आ जाती है, लेकिन अब बेल और बीस्ट के बीच पहले जैसी दूरियां नहीं रही। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। इसलिए पैलेस की चीजें अब बीस्ट को समझाने लगती हैं कि अब देर मत करो, बेल से अपने दिल की बात कह दो। बीस्ट कहता है कि बेल मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन उसके साथ ही उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। सब उसका हौसला बढ़ाते हैं और आखिर में बीस्ट को बेल के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए तैयार कर देते हैं। इधर बेल को डांस करना पसंद था, इसीलिए एक रात बीस्ट और बेल साथ में डांस करते हैं। पैलेस की रोशनी, म्यूजिक और उन दोनों का बदलता हुआ रिश्ता, सब कुछ एकदम अलग महसूस हो रहा था।
बीस्ट बेल से कहता है कि मुझे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने शायद इतने सालों में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। फिर बेल अपने फादर के बारे में बात करता है। बीस्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने फादर की याद आती है? बेल कहती है कि जी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बीस्ट को अब पहली बार ये एहसास होता है कि बेल के दिल में उसके फादर की जगह कितनी बड़ी है, और शायद इसीलिए वह बेल को एक ऐसी चीज दिखाने का फैसला करता है जो बहुत कम लोगों के पास होगी। उसके पास एक जादुई मिरर था। इस मिरर से वह दूर बैठे किसी भी इंसान को देख सकता था। बीस्ट उस आईने में बेल के फादर को दिखाता है। बेल जब देखती है कि उसका फादर गांव के लोगों के कैद में है तो उसका दिल एकदम टूट जाता है। बेल को उस वक्त सिर्फ अपने फादर की फिक्र होती है। बीस्ट उसकी परेशानी समझता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता को अब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। और ये कहकर बीस्ट उस जादुई आईने को बेल के हवाले कर देता है। वह कहता है, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए इस आईने में मुझे देख लेना। बेल उसकी बात सुनकर वहां से अपने फादर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, और इस बार बीस्ट उसे रोकता नहीं। बेल पैलेस से दूर चला जाता है और पीछे पैलेस में बीस्ट एकदम अकेला खड़ा था। बीस्ट को अब पता था कि उसे बेल से सच्चा प्यार हो चुका है, लेकिन जिस इंसान से उसने दिल लगाया वह अब उससे दूर चली गई थी, और इधर उस जादुई फूल की पंखुड़ियां एक एक करके गिर रही थीं। बीस्ट के साथ ही दूर से उस फूल को देखते हैं और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए, क्योंकि अब शाप खत्म होने का समय नजदीक आ गया था। उधर बीस्ट के पैलेस में बेल के चले जाने के बाद वह एकदम अकेला पड़ गया था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि बेल उसकी जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरी बन चुकी है। इधर बेल जब अपने गांव में पहुंचती है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है। उसके पिता को गांव के लोगों ने पकड़कर एक जगह बंद करके रखा था, क्योंकि गांव को यह लगता था कि बेल के पिता पागल हो चुके हैं। बेल उन्हें उस हालत में देखकर फौरन उनके पास जाती है और उन्हें आजाद करने की कोशिश करती है। बेल गांव के लोगों को समझाती है कि उसके फादर जो कुछ कह रहे थे वह बिल्कुल सच था। जंगल के अंदर एक पैलेस है और वहां एक दानव सच में रहता है, लेकिन गांव के लोग अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी बेल उस जादुई मिरर को सबके सामने लेकर आती है। वह उस मिरर की मदद से सबको उस बीस्ट का असली चेहरा दिखाती है। मिरर में बीस्ट को देखकर गांव के लोग एकदम चौंक जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि बेल के फादर झूठ नहीं बोल रहे थे। बेल उन्हें समझाती है कि बीस्ट कोई खतरनाक जानवर नहीं है, उसका दिल बहुत अच्छा है और उसने कभी किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन गांव में मौजूद गैस्टन के लिए ये बात सुनना आसान नहीं था। जैसे ही गैस्टन को पता चलता है कि बेल उस बीस्ट के लिए फीलिंग्स रखती है, उसका जेलसी और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब बेल उससे प्यार नहीं करेगा, इसीलिए वह गांव के लोगों के दिमाग में डर भरने लगता है। वह कहता है कि बेल पर बीस्ट ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। तभी सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। वह इस बात से भी लोगों को डराता है कि अगर उस जानवर को रोका नहीं गया तो वह एक दिन गांव में आकर सबको खत्म कर देगा। गैस्टन की बातों का असर धीरे धीरे सब पर होने लगता है। कुछ ही देर में पूरा गांव एक साथ पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। उनका मकसद एक ही था, बीस्ट को मारना। इधर पैलेस में बीस्ट को इस बात का कुछ अंदाजा नहीं था। वह बेल को मिस कर रहा था और उसके चले जाने से काफी उदास भी था। जब गांव के लोग पैलेस के करीब पहुंचते हैं तो पैलेस में परी के जादू से बदली हुई चीजें उन्हें रोकने के लिए सामने आ जाती हैं। कैंडल स्टैंड, कप, घड़ी और बाकी सारी चीजें मिलकर गांव के लोगों पर हमला कर देती हैं। गांव के लोग तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये सब चीजें जिंदा कैसे हैं। लेकिन इस सब के बीच गैस्टन किसी तरह पैलेस के अंदर पहुंच जाता है। वह बीस्ट को ढूंढते ढूंढते उस जगह तक आ जाता है जहां बीस्ट एकदम टूटा हुआ चुपचाप बैठा था। गैस्टन उससे कहता है कि बेल तुमसे प्यार नहीं करती, उसने गांव के लोगों को सिर्फ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये बात बीस्ट के दिल को और भी तकलीफ देती है, लेकिन गैस्टन उसको कोई मौका नहीं देता और फौरन उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से बीस्ट पीछे की तरफ जाकर नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वह गिरने से पहले एक जगह को पकड़ लेता है। गैस्टन दूसरी बार हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी बेल वहां पहुंच जाती है। वह गैस्टन का हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान गैस्टन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे की तरफ गिर जाता है। उसकी बंदूक भी उसके हाथ से छूट जाती है। बीस्ट जब मुश्किल से ऊपर आने की कोशिश करता है तभी उसे बेल की आवाज सुनाई देती है। बेल उसको कहती है कि उसने गांव के लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। बेल को अपने सामने देखकर बीस्ट के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बेल के लिए भी लड़ना चाहता था। बीस्ट गैस्टन के पास पहुंचता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लेता है। गैस्टन को अब पहली बार एहसास होता है कि जिस जानवर को वह इतनी देर से कमजोर समझ रहा था वह असल में कितना ताकतवर है। तभी गैस्टन डरकर उससे खुद की जान बचाने की भीख मांगने लगता है और ठीक उस वक्त बीस्ट उसकी गर्दन छोड़ देता है। बीस्ट उससे कहता है कि मैं कोई जानवर नहीं हूं और उसको वहां से चले जाने के लिए बोलता है। गैस्टन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग
जाता है, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ खत्म होता, गैस्टन पीछे से फिर बीस्ट पर हमला कर देता है। वह गोलियां चलाता है और एक गोली बीस्ट को लग जाती है। बीस्ट जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस बार जिस जगह गैस्टन खड़ा था वह जगह ही टूट जाती है। गैस्टन का बैलेंस बिगड़ता है और वह भी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। इस बार उसकी जान नहीं बच पाती। इधर बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके शरीर पर जख्म बहुत गहरे होते हैं और उसे पता था कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। बेल उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उससे कहता है कि अब वह उसको कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन बीस्ट का जवाब सुनकर बेल की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बीस्ट कहता है कि अब तो उसका वक्त आ चुका है। बेल उसको दिलासा देती है कि उसे कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उस जादुई फूल पर सिर्फ एक ही पंखुड़ियां बाकी थी और वह पंखुड़ी भी धीरे से नीचे गिर जाती है। पंखुड़ी के गिरते ही बीस्ट की सारी मूवमेंट बंद हो जाती है। पैलेस में मौजूद जादू से बदली हुई सारी चीजें भी एकदम स्टॉप हो जाती हैं, जैसे किसी ने एक पल में पैलेस की पूरी जिंदगी रोक दी हो। बेल बीस्ट को उस तरह खामोश देखकर समझ जाती है कि वह उसको खो चुकी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इस बार वह बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कह देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेल उसके करीब जाती है और ठीक उसी पल एक गधा भी वहां पहुंच जाती है। वह उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि जादुई शाप पूरी हो चुकी है और फिर बीस्ट के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलने लगती है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि कुछ देर के लिए बेल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब रोशनी कम होती है तो बेल के सामने अब बीस्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत प्रिंस खड़ा हुआ था। बेल उसको देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि वही इंसान है जिसको वह इतने दिनों से बीस्ट के नाम से जानती थी। और इधर पैलेस में जादू का असर भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। जो चीजें इंसानों की जिंदगी से इतने साल से छिन गई थीं, वह सब फिर से अपने असली रूप में लौट आती हैं। बेल और प्रिंस एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस तरह इतने साल से चला आ रहा वह शाप आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पैलेस में फिर से खुशियां लौट आती हैं। बेल और प्रिंस सबके बीच एक साथ डांस करते हैं और जो जगह कभी एक डरावने महल में बदल गई थी, वह अब फिर से प्यार, खुशी और जिंदगी से भर जाती है। और इस तरह इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि अगली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और सपोर्ट हमें और भी अच्छी वीडियो लाने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।